हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मधुर कलक से सारी सभा गूंज उठी। जो महिला निकट बैठी थी उसने विजया का हाथ अपने हाथ में लेकर जरा सा दबा दिया। रास बिहारी गहरी सांस छोड़कर बोले, यह उनकी एकमात्र संतान है। यह शुभ दिन अपनी आंखों से देखने की उनकी बड़ी साथ थी, लेकिन सारा अपराध मेरा है। हम लोग सिर्फ मुंह से ही कहते हैं, करके नहीं दिखाते। जीवन इतनी जल्दी जा सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। अपने शरीर को देखकर अगले फागुन से अधिक देर करने का साहस नहीं होता। कौन जाने मैं भी बिना देखे ही चला जाऊं। फिर एक अव्यक्त ध्वनि उठी। रास बिहारी ने दाएं बाएं देखकर कहा, जिस तरह बनमाली अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ कन्या को भी मेरे हाथों में सौंप गए हैं, उसी तरह मैं भी धर्म अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से दीर्घ जीवन पाकर ये दोनों सत्य के सहारे अपना कर्तव्य पालन करें। जिस स्थान से इनके पिता को निर्वासित किया गया था, उसी स्थान में दृढ़ता के साथ सत्य धर्म का प्रचार करें, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। वृद्ध आचार्य दयाल चंद्र धाड़ा ने आशीर्वाद की वर्षा की। रास बिहारी ने विजया से कहा, बेटी, तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारी सती साध्वी माँ भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गई, नहीं तो वह यह बात मुझे तुमसे न पूछनी पड़ती। शर्माओ मत बेटी, कह दो, जिससे आज इन पूजनीय अतिथियों को अगले फागुन के महीने में फिर एक बार पदधूलि देने का निमंत्रण दे सकूं। विजया क्या कहे, दुख, भय और उपेक्षा से गला रुध गया। नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। रास बिहारी ने क्षण भर प्रतीक्षा करके हंसते हुए कहा, दीर्घजीवी हो बेटी, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, हम लोग सब समझ गए हैं। इसके बाद वह खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं अगले फागुन में एक बार फिर आप लोगों की पदधूलि की भीख मांगता हूँ। सभी लोग सहमति प्रकट करने लगे। विजया और अधिक न सह सकने के कारण हृदय गले से बोल उठी। बापू की मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर ही गला भर आने के कारण बात पूरी न हो सकी। रास बिहारी पलक मारते मामला समझकर दुख भरे स्वर में बोल उठे, ठीक कहती हो बेटी, यह तो मुझे याद नहीं था, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना बेटी। इसी से बड़े बूढ़े बेटे की गलती तुमने पकड़ ली। विजया ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ लीं। रास बिहारी ने देख लिया। लंबी सांस छोड़कर आर्द्र स्वर में बोले, सब कुछ उन्हीं की इच्छा है, लेकिन उसके लिए भी तो अधिक विलंब नहीं है। अगले वैशाख में ही यह शुभ कार्य संपन्न होगा। विलास बिहारी, रात हुई जा रही है। कल सुबह से तो कार्यों की सीमा न रहेगी। भोजन का आयोजन नहीं, नौकरों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। तुम खुद जाओ, चलो मैं भी चलूं। कहते कहते वह लड़के के पीछे अंदर चले गए। प्रतिभोज संपन्न हो गया। काफ़ी आयोजन किया था, कोई कमी नहीं रहने पाई। रात को लगभग 12 बजे रहे होंगे। एक खंबे की आड़ में अंधेरे में विजया अकेले खड़ी पालकी की प्रतीक्षा कर रही थी। रास बिहारी उसे खोज कर चौंक पड़े। यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो बेटी? चलो चलो, घर में बैठो। नहीं काका जी, मैं ठीक खड़ी हूँ, लेकिन सर्दी लग जाएगी। नहीं नहीं लगेगी। रास बिहारी पास आकर घर की लक्ष्मी आदि कहकर आशीर्वाद देने लगे। विजया पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप स्नेह का सारा नाटक सहन करती रही। अचानक उन्हें एक बात याद आ गई। बोले, तुम्हें बताना भूल गया बेटी, माइक्रोस्कोप की कीमत दे दी है। 8-10 दिन हो गए, नरेंद्र उस दिन के बाद आया ही नहीं। विजया के ये दिन किस तरह कटे हैं वही जानती है। उसने बुआ के घर की दूरी तो जान ली थी, लेकिन गांव का नाम नहीं पूछ पाई थी। यह भूल तपे वर्षी की तरह उसे हर पल बेधती रही थी। रास बिहारी की बात से चकित होकर बोली, कब? रास बिहारी जरा सोचकर बोले, शायद दूसरे ही दिन दी होगी। सुना है कि तुमने उसे खरीदने की इच्छा से रख लिया है। बात जब दी जा चुकी है, तब ठगाई हो या कुछ भी हो, रुपए दे दिए। उस बेचारे की बड़ी ज़रूरत है। रुपए मिलते ही चला जाएगा, जाकर जीविका का कुछ न कुछ उपाय करेगा। 1000 हो, फिर भी पराया तो नहीं है बेटी। वह भी तो एक मित्र का लड़का है। देखा जाने के लिए बहुत विकल हो रहा है। रुपए पाते ही चला जाएगा। तुम्हारा देना भी देना है और मेरा देना भी देना है, इसलिए मैंने उसी समय दे दिए। उसका धर्म उसके साथ है। 10 रुपये अधिक भी गए हों तो ले जाए। विजया की जीभ मानो मुंह में ही जकड़ गई। फिर प्रयत्न करके
पूछा। उन्हें रुपए कहाँ दिए? रास बिहारी पता नहीं कैसे प्रश्न को बिल्कुल कुछ और ही समझकर चौंक उठा। नहीं नहीं, कहती क्या हो, रुपए 2 बार ले गया क्या? लेकिन कैसे? ऐसा तो उसका मुंह देखकर लगा नहीं। लोगों की बातों पर विश्वास करके ठगाते ठगाते ही तो मैंने अपनी दाढ़ी पका डाली। ना हो और 200 गए, वे रुपए मैं दे दूंगा। हमेशा इसी प्रकार दंड सहते सहते कंधे कड़े हो गए बेटी। विजया और अधिक न सह सकने के कारण रूखे स्वर में बोली, आप व्यर्थ ही डर रहे हैं काका जी। 2 बार रुपए ले जाने वाले आदमी वे नहीं हैं। बिना खाए पिए भले ही मर जाना पड़े, लेकिन भेंट कहाँ हुई? रुपए कब दिए? रास बिहारी ने संतुष्ट होकर लंबी सांस छोड़कर कहा, चलो जान बची, रुपए भी तो कम नहीं थे, 200। वह जाने के लिए बहुत उतावला था। फिर अचानक कुछ देखकर बोले, कौन खड़ा है? विलास। अरे पालकी का क्या हुआ? सर्दी जो लग रही है, जो काम मैं ना देखूंगा क्या, वह होगा ही नहीं, कहकर बड़े गुस्से से दूसरी ओर के खंबे को विलास समझकर तेजी से उसी ओर बढ़ गए। एक दिन था जब विलास के हाथ आत्मसमर्पण करना विजया के लिए कुछ कठिन नहीं था, लेकिन आज केवल विलास ही क्यों, इतनी बड़ी पृथ्वी के इतने करोड़ व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को छोड़कर और किसी को छूने तक की बात सोचकर उसका समूचा तन मन घृणा और लज्जा से भर आता है। अंतर्मन घोर पाप के भय से कांप उठता है। यही सोचती हुई रास बिहारी के निमंत्रण के बाद पालकी में बैठे बैठे अनेक पहलुओं की बड़ी बारीकी से आलोचना करती हुई घर आ रही थी। उसके संबंध में पिता की वास्तविक इच्छा क्या है, यह जानने का अवसर उसे नहीं मिला, पर उनकी मृत्यु के बाद भविष्य का जीवन धारा विलास बिहारी के साथ ही मिलकर बहेगी, यह निश्चित हो गया था। इस संभावना की कल्पना भी कभी पैदा नहीं हुई कि इसमें किसी प्रकार की बाधा पड़ सकती है। यह जो एक अनासक्त उदासीन व्यक्ति आकाश के न जाने किस अदृश्य प्रदेश से सहसा धूमकेतु के समान उदय हो गया और पलक झपकते ही अपनी विशाल पूंछ की प्रचंड ताड़ना से सब कुछ छाड़ करके सब कुछ उलट पुलट कर उसके निश्चित मार्ग की रेखा तक मिटाकर स्वयं कहीं सरक गया, अपना चिन्ह तक नहीं छोड़ सक गया। वह सत्य था या स्वप्न? विजया अपनी समस्त आत्मा को जगाकर आज यही सोच रही थी। अगर वह सपना था तो उसका मोह किस तरह कितने दिनों में समाप्त होगा, और यदि सच था तो जीवन में किस प्रकार सार्थक होगा। घर आकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसके जलते हुए मस्तक के पास भी नहीं फटकी। आज तो आशंका उसके मन में बार बार उठने लगी। वह यह कि जो चिंता कुछ दिनों से उसे रात दिन व्याकुल कर रही थी, उसमें कुछ सत्य भी था या वह केवल एक आकाश कुसुम की माला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।